नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक निर्णय के साथ। जी हां, नया निर्णय मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि यह जो निर्णय हमारा है यह जनवरी 2025 का है, लेकिन कई बार पुराने निर्णय भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और हमने एक श्रृंखला भी स्टार्ट की है। पहले भी हमने कहा था कि 2026 में हम लोग आ गए हैं, लेकिन जो निर्णय 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय हैं उन पर भी हल्का हल्का रोशनी डालें। उसी श्रृंखला में आज का यह निर्णय हम लोग आपके सम्मुख लेकर आए हैं। जनवरी 2025 का एक महत्वपूर्ण निर्णय, क्योंकि 2026 चल रहा है लेकिन 2025 के महत्वपूर्ण निर्णय भी देखने आवश्यक हैं। कई बार भाग दौड़ में हम लोग कुछ निर्णयों को देख नहीं पाते हैं, देख लेते भूल जाते हैं। तो इस निर्णय को मैं आपके सम्मुख लेके आ रहा हूं, जनवरी 2025 के निर्णय को। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय की, लैंडमार्क जजमेंट की, जो सरफेसी एक्ट, सिविल कोर्ट की जुडिक्शन और डीआरटी की पावर्स को पूरी तरह क्लियर करता है। यानी कि कब सरफेसी एक्ट का जो सेक्शन 34 है, जिसमें सिविल कोड को बार किया गया है, कब कब वह लागू होगा, क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, किस सीमा तक लागू होगा और कब जाकर सिविल कोर्ट की पावर्स जागृत होंगी। क्या हर मामले में जो डीआरटी से संबंधित हो, लोन से संबंधित हो, क्या सिविल कोर्ट का जुडिक्शन खत्म हो जाता है? इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हमारा प्रयास है सरल हिंदी भाषा में निर्णय का विश्लेषण। यदि कहीं कोई कमी दिख रही हो तो उस कमी को आप हम लोगों को बता सकते हैं। हम लोग आपके सुझाव के आधार पर इस चैनल पर जो वीडियो डाल रहे हैं उसमें बिल्कुल सुधार कर रहे हैं और आगे भी सकारात्मक सुझावों का स्वागत करते हुए, समालोचना का स्वागत करते हुए हम लोग परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं। यह फैसला खास तौर पर एडवोकेट्स के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए और बैंक रिकवरी केसेस की में रुचि रखने वालों के लिए और प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर जो मैटर्स हैं उन पर रुचि रखने वाले सभी लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए चर्चा करते हैं आज के इस निर्णय की। सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स को देखते हैं, आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। वर्ष 1967 में एक जमीन खरीदी गई। यह जमीन प्लेंटिफ के ससुर के नाम पर थी। जो प्लेंटिफ है उसके ससुर यानी कि वादनी के ससुर के नाम पर एक जमीन खरीदी जाती है 1967 में। साल 2005 में उनका निधन हो जाता है। किनका? प्लेंटिफ के ससुर का। और यह संपत्ति 3 लोगों में बराबर बांटी गई। प्लेंटिफ के पति, प्लेंटिफ के जेठ, प्लेंटिफ की सास, यानी कि वादनी की सास और वादनी के जो पति और जेठ, इन 3 लोगों में संपत्ति को बांट दिया गया बराबर 1/3, 1/3 और 1/3। 1/3 शेयर है प्लेंटिफ के पति का, 1/3 शेयर है प्लेंटिफ के जेठ का और 1/3 शेयर है प्लेंटिफ की सास का। बाद में प्लेंटिफ के पति की भी मृत्यु हो गई और अब प्लेंटिफ आ गई अपने पति के 1/3 शेयर में। यानी कि जो प्लेंटिफ के पति का 1/3 शेयर था उसकी मालकिन हो गई प्लेंटिफ, यानी कि प्लेंटिफ को मिला। अब इंपॉर्टेंट यहां से शुरू होता है, लेकिन बिना किसी लीगल पार्टीशन के प्लेंटिफ के जेठ ने जमीन के टुकड़े टुकड़े किए, यानी कि प्लॉट्स काट दिए और एक प्लॉट किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। कोई लीगल बंटवारा नहीं हुआ, पार्टीशन नहीं होने के बाद बावजूद भी जेठ ने जो उनका अपना हिस्सा था उसमें से किसी तीसरे व्यक्ति को प्लॉट बेच दिया।
उस बायर ने उसी प्लॉट को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास मॉर्गेज रखकर लोन ले लिया। यही पर बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, जो 1/3 शेयर था, उन्होंने बिना किसी बंटवारे के प्लेंटिफ के जेठ ने उस संपत्ति को, प्लॉट को बेच दिया। जिसको बेचा उसने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पास मॉर्गेज रखकर लोन ले लिया। लोन डिफॉल्ट हुआ और बैंक ने लोन नहीं दिया गया और बैंक ने सरफेसी एक्ट की सेक्शन 13(4) के तहत पोजीशन ले लिया। भाई 13(2) का नोटिस दिया गया होगा, 13(4) के तहत पोजीशन ले लिया गया। किसने? बैंक ने। अब यहीं से मामला शुरू होता है। अब प्लेंटिफ ने सिविल कोर्ट में सूट फाइल की और 3 रिलीफ मांगे। सेल डीड को इलीगल घोषित किया जाए, यानी कि बिना लीगल बंटवारे के, विधिक बंटवारे के विक्रय पत्र निष्पादित हुआ, सेल डीड निष्पादित हुई, उसको इलीगल घोषित किया जाए। मॉर्गेज डीड को भी इलीगल घोषित किया जाए। प्लेंटिफ को जमीन का पोजीशन दिलाया जाए। बैंक ने तुरंत ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी के तहत एप्लीकेशन दी और कहा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पे ऑर्डर 7 रूल 11 में क्या वर्जन आया ऑनरेबल कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक जब ये केस गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बैंक ने ऑर्डर 7 रूल 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिया और कहा कि सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बार्ड है, सिविल कोर्ट को इस मुकदमे को सुनने का अधिकार नहीं है क्योंकि मामला सरफेसी एक्ट के अंतर्गत आता है, और बैंक की एप्लीकेशन पर ट्रायल कोर्ट ने बैंक की एप्लीकेशन स्वीकार कर दी और प्लेंटिफ की प्लेंट रिजेक्ट कर दी। प्लेंटिफ की जो प्लेंट थी उसको रिजेक्ट कर दिया। अब प्लेंटिफ ने हाई कोर्ट में अपील की। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ कहा कि डीआरटी यह डिसाइड नहीं कर सकता कि सेल डीड वैलिड है या इनवैलिड। आप कह रहे हैं सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है, तो क्या सेल डीड वैलिड है या इनवैलिड है? अगर सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है तो क्या डीआरटी तय करेगा? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा, बट डीआरटी के पास तो जुडिक्शन नहीं है। डीआरटी सेल डीड को नहीं डिसाइड कर सकता कि वैलिड है इनवैलिड। टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड करना सिर्फ सिविल कोर्ट का काम है। इसलिए सेक्शन 34 सरफेसी एक्ट के बावजूद सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बार्ड नहीं है और हाई कोर्ट ने सूट रिस्टोर कर दिया। यानी कि ट्रायल कोर्ट ने 7/11 की एप्लीकेशन अलाउ कर दी, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा नहीं 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 भाई, सेल डीड वैलिड है इनवैलिड है तो सिविल कोर्ट ही तय करेगा, डीआरटी को तो पावर ही नहीं है। भले ही सेक्शन 34 कुछ भी कहता हो, लेकिन यह तय करने का काम तो सिविल कोर्ट को है और यह जुडिक्शन भी सिविल कोर्ट को है। और हाई कोर्ट ने सूट को रिस्टोर कर दिया। अब मामला पहुंचा, यानी कि बैंक पहुंचा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। और अब सर्वोच्च न्यायालय के सामने मेन क्वेश्चन क्या था? मेन क्वेश्चन था, क्या सरफेसी एक्ट की सेक्शन 34 के कारण सिविल कोर्ट पूरी तरह बार्ड हो जाती है? यानी कि जो सेक्शन 34 कह रहा है कि सिविल कोर्ट नहीं सुन सकता है किसी भी मामले को, तो क्या सेक्शन 34 के कारण सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बिल्कुल समाप्त हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर जो विश्लेषण किया कि क्या सरफेसी एक्ट की सेक्शन 34 के तहत सिविल कोर्ट पूरी तरह बार्ड हो जाती है, इसका आंसर दिया नहीं नहीं नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं भाई, सिविल कोर्ट की जुडिक्शन सिर्फ उन्हीं मामलों में बार्ड होगी जिन्हें डीआरटी डिसाइड कर सकता है। यानी कि जिनको डीआरटी डिसाइड कर सकता है वहां सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बार्ड है। लेकिन 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 जहां पर डीआरटी को पावर ही नहीं है तो वहां सिविल कोर्ट की जुडिक्शन बार्ड नहीं होगी।
सेल डीड वैलिड है इनवैलिड है, डीआरटी तय नहीं कर सकता। तो जब डीआरटी तय नहीं कर सकता, डीआरटी को पावर नहीं है, तो किसको पावर होगी? सिविल कोर्ट को। डीआरटी की पावर्स की सीमा है, लिमिटेशंस है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बताया। डीआरटी क्या कर सकता है? डीआरटी यह देख सकता है कि बैंक ने सेक्शन 13(4) की कार्रवाई कानून के अनुसार किया या नहीं। भाई इतने तो स्कोप है डीआरटी का कि सेक्शन 13(4) की कार्रवाई कानून के अनुसार किया या नहीं। तो क्या देखेंगे 13(2) का नोटिस वापस सर हुआ या नहीं हुआ, 13(2) के नोटिस के बाद अगर कहीं को आपत्ति आई है, वो आपत्ति का निस्तारण सही प्रकार से हुआ या नहीं हुआ। लेकिन डीआरटी क्या नहीं कर सकता? सेल डेट को इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकता, टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड नहीं कर सकता। यानी कि डीआरटी टाइटल डिस्प्यूट डिसाइड करने की पावर नहीं रखता है, पार्टीशन नहीं कर सकता। भाई डीआरटी को तो पार्टीशन करने की पावर कहां है? ये सब काम तो सिविल कोर्ट ही कर पाएगा। कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द पर जोर दिया, रिस्टोर पोजीशन। इसका मतलब जो पोजीशन बैंक ने बोरोवर से ली थी वही वापस की जा सकती है, लेकिन डीआरटी किसी ऐसे व्यक्ति को पोजीशन नहीं दे सकता जो पहले पोजीशन में था ही नहीं। प्लेंटिफ ना बोरोवर थी, पोजीशन का इशू कहता था तो प्लेंटिफ का पोजीशन था, ना बोरोवर था। ना बोरोवर के थ्रू क्लेम कर रही थी। भाई प्लेंटिफ, देखिए प्लेंटिफ ना तो बोरोवर थी, भाई प्लेंटिफ बोरोवर नहीं थी, उसने कोई आपसे बोरो नहीं किया, आपका प्लेंटिफ बोरोवर नहीं थी। और ना बोरोवर के थ्रू क्लेम कर रही थी, यानी कि बोरोवर के थ्रू अपना क्लेम कर रही हूं। प्लेंटिफ ना बोरोवर थी, ना बोरोवर के थ्रू क्लेम कर रही थी। प्लेंटिफ का क्लेम बोरोवर के खिलाफ था, इंडिपेंडेंट टाइटल के आधार पर था। भाई प्लेंटिफ के पास इंडिपेंडेंट टाइटल था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्लेंटिफ डीआरटी से पोजीशन नहीं मांग सकती। सिविल कोर्ट ही सही फोरम है। जो सही फोरम है वो सिविल कोर्ट है। किसके लिए? प्लेंटिफ के लिए। और जब सिविल कोर्ट सही फोरम है तो क्या बाल्ड हुआ सिविल कोर्ट? भाई सिविल कोर्ट ही तो सही फोरम है प्लेंटिफ के लिए। और आप प्लेंटिफ का दावा 711 में खारिज कर रहे हैं। 711 में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल को दोहराया, प्लेंट को आंशिक रूप से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। 711 में आंशिक रूप से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता प्लेंट को। एक भी रिलीफ मेंटेनेबल है तो पूरी प्लेंट सरवाइव करेगी। अगर प्लेंटिफ के दावे की एक भी रिलीफ मेंटेनेबल है तो आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी कि सीपीसी के तहत प्लेंट को आंशिक रूप से रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, पूरी प्लेंट सरवाइव करेगी। इस केस में सेल डीड चैलेंज था, सेल डीड चैलेंज हुई, सिविल कोर्ट में मेंटेनेबल है। मॉर्गेज डीड चैलेंज है, वो भी सिविल कोर्ट में मेंटेनेबल है। यानी कि आप सिविल कोर्ट में सेल डीड को चैलेंज कर सकते हैं, पावर है जुडिक्शन सिविल कोर्ट को। मॉर्गेज डीड को चैलेंज कर सकते हैं, सिविल कोर्ट जुडिक्शन है। इसलिए प्लेंट रिजेक्ट करना गलत था। और फाइनल वर्डिक्ट जो और कंक्लूजन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन था कि बैंक की अपील डिसमिस कर दी गई, हाई कोर्ट का ऑर्डर सही माना गया, सिविल सूट मेंटेनेबल है। और ये फैसला है, ये एक फैसला एक बिल्कुल गाइडलाइन प्रेसिडेंट है। अब देखिए इस जजमेंट से हमें क्या सीख मिलती है। हर सरफेसी केस में सिविल कोर्ट बार्ड नहीं होती। आप हर सिविल कोर्ट को कहते कि हर सरफेसी केस में आप कहते कि सिविल कोर्ट बार्ड है, ऐसा नहीं होता। टाइटल और सेल डिस्प्यूट सिविल कोर्ट ही तय करता है। डीआरटी की जुडिक्शन लिमिटेड है, सिविल कोर्ट की जुडिक्शन लिमिटेड नहीं है, डीआरटी की जुडिक्शन लिमिटेड है। यह हमने आज हम लोगों ने प्रयास ये किया कि एक एनालिसिस लेके आ जाओ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का। अगर आपको जजमेंट का हमारा जो एनालिसिस है पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अंत में जो हम हर वीडियो के करते हैं
आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना हर वीडियो के अंत में साइटेशन जरूर बताता है, क्योंकि साइटेशन से बहुत आसान हो जाता है कि हम लोग उस निर्णय को देख पाए। चलिए इस केस के साइटेशन को भी देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्या आ गया होगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, देखिए स्क्रीन पर आपके आ गया है। इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपीलाट जुडिक्शन सिविल अपील नंबर 1876 1876 ऑफ 2016 2016 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस श्रीमती प्रभा जैन एंड अदर्स विद सिविल अपील नंबर 1877 1870 1896 ये 2016 ये 1893 1897 1915 1997 1913 1900 1898 1916 1914 1892 और सिविल अपील नंबर 1910 1899 1917 ये सब 2016 ये सब पे 2016 ही है। और एक इसका देख लेते हैं, इसकी डेट ऑफ जजमेंट जो ऑर्डर है, डेट ऑफ ऑर्डर जो इस जजमेंट की जो डेट है, डेट बहुत महत्वपूर्ण है, 9 जनवरी 2025 और जो जस्टिस है जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस आर महादेवन जी का ये पीठ का निर्णय है। और एक काम करते हैं, इसका क्यूआर कोड भी देख लेते हैं, 2025 का INSC 95, बहुत ध्यान देना है, 9 जनवरी 2025 का यह जजमेंट है। और इसका जो INSC कोड भी उन्होंने इसलिए दिखा दिया है 2025 INSC 95। यह एक निर्णय था जिस पर आज हमने चर्चा की। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ या किसी पुराने निर्णय के साथ या किसी विधि के प्रश्न के साथ आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित होगा। तब तक के लिए अपने इस दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना को आप आज्ञा दीजिए, विदा दीजिए। कल फिर मिलेंगे नए निर्णय के साथ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार।